देखो पॉलिटिकल साइंस की अब तक हमने अब तक कितनी क्लास ली बताओ? 16 होगी यार, 16 क्लास के आसपास, और मुझे लगभग 17 नंबर की क्लास है यार। ठीक, तो आज हमें क्या समझना था, आराम से समझना बड़े प्यार के साथ, फिर उसके बाद मैं रिफ्लेक्शन दूंगा, फिर लिखोगे कहाँ से? ठीक, इसे कहाँ लिख पाओगे? इसमें कई सारी चीजें तुम्हें एक साथ पता लगने वाली। अभी हमारे देश में व्यवस्था क्या है, ठीक है, मैंने कल तुम्हें समझाया था कि मैं कोलिजन व्यवस्था समझाऊंगा। कोलिजन व्यवस्था है क्या? हमारे देश के अंदर जज बनने की क्या प्रक्रिया, कैसे बनोगे यार? कल की लड़की छाने लगी, जी भाई जी एक काम करो, आप मुझे ना यार सुप्रीम कोर्ट में जज बना दो, चलो हाई कोर्ट में मुझे जज बना दो, ठीक है, भले मैं चौकीदार बनने लायक ना हूँ, लेकिन जज बना दो आप मुझे, ठीक है, मैं बनना चाहती हूँ जज। सही बात है। तो इस लड़की ने कहा मुझे जज बना दो, उसने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बना दो आप, ठीक है, मुझे सीजीआई बना दो, मुझे सीजीआई छोड़ दो कि आप जज 34-35 जज के आसपास काम कर रहे, कैसे बन रही जज यार? आओ पूरा तमीज से समझते हो, होश में होगा क्या मतलब है इसका। तो देखो जब भारत का संविधान बनाया गया था, आर्टिकल 124 124 में व्यवस्था कर रखी थी, एक तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हो, एक हाई कोर्ट हमारे पास, हाई कोर्ट के अंदर भी जज मौजूद हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जज मौजूद हो। तो जज कैसे बनाया जा, जब भारत का संविधान बनाया गया था ना, तो भारत के संविधान में व्यवस्था करी गई थी, भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 124 में साफ साफ लिखा गया था कि जो हो ना जजों की जो नियुक्ति होगी, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, उन्हें अपॉइंट करने का जो काम होगा वो राष्ट्रपति का होगा, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेगा। मंत्री परिषद को जो नाम लिख कर दिए जाएंगे वे जज साहब के द्वारा लिख कर दिए जाएंगे। यह व्यवस्था, तो यह व्यवस्था पता कैसा है, धीरे धीरे यह व्यवस्था जो कोलिजियम व्यवस्था, कहीं भी संविधान में कोलिजियम व्यवस्था जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ ना, ये कोलिजियम सिस्टम है ना, ये कोलिजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाता रहा, समय समय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार फैसला सुनाया पता कब? ये सुना 1981 में इंदिरा गांधी के टाइम पर। इंदिरा गांधी के टाइम पर जब फैसला सुनाया तो उसमें क्या हुआ कि जो कोलिजियम व्यवस्था वहीं तो जनरेट होगा ही है। कोलिजियम व्यवस्था में हो क्या है, ये हो देखो, एक तो जज साहब हो गए, जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट में जज टाइम, ठीक, और दो सीनियर जज होंगे, दो सीनियर जज होंगे, एक जज साहब होंगे। 1981 से पहले भी यही व्यवस्था चल रही थी। उन तीन बंदों को मिलाकर कोलिजियम बनाया था। कोलिजियम का मतलब एक प्रकार की बैठक है तीन बंदे की, वे तीन बंदे तय करेंगे अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज किसे चुना जाएगा, वो हाई कोर्ट से चुना होगा या रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को बना देंगे या किसी को बिठाए जज बना देंगे, तो वो कोलिजियम तय करेगा। कोलिजियम जिसका नाम देगा, मान लो ध्यान से सुना मेरी बात, मैं हूं, ठीक, एक कैंडिडेट यहाँ से, एक कैंडिडेट यहाँ से, मैं मुख्य जज, मुख्य न्यायाधीश हूँ, मैं चीफ जस्टिस हूँ, ठीक है, मैं मेरे साथ दो बड़े जज है, सीनियरिटी में बड़े, जो उच्च पद पर पहले तो बहुत पहले तो लगे हुए, मैं और जो दो सीनियर जज है, सीनियर का मतलब जिनकी उम्र ज्यादा, ठीक, उन दोनों को उम्र ज्यादा मतलब अनुभव भी ज्यादा, तो दोनों मिलकर तीन व्यक्ति मिलकर तय करेंगे। अब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 35 जज के आसपास काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया जाए ना, ठीक है, तो वहां ना दो एक जज थोड़ा काम कर देगा, 34 के आसपास जज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 34 के आसपास जज, उनमें जज आए किस तरह, इसे तय करने का फैसला उन तीन बंदों का होगा। वे तीन नाम बंदे अपना नाम लिख कर देंगे, पता किस, सरकार को लिख कर देंगे। सरकार को मतलब किसे देंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा, उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति चाहे भी ठुकरा नहीं सकता, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता। अगर उस कोलिजियम ने, उस तीन बंदों ने मिलकर उसका 1981 से पहले की व्यवस्था बता रहा मैं, 1981 तक फिर 93 में व्यवस्था बदली, फिर 98 में व्यवस्था बदली, 1981 में व्यवस्था बदली, 93 में व्यवस्था बदली, 98 में व्यवस्था बदली, 98 में, 81 में, 93 में और 98 में व्यवस्था बदली। समझ में आई बात? तो कोलिजियम पता लग गया, तीन व्यक्तियों का ग्रुप होगा, ये तीन व्यक्तियों का ग्रुप राष्ट्रपति को, हाँ राजी राष्ट्रपति जी सुनो, अब जो तो हम तुम्हें नाम लिख कर भेज देंगे उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुम्हें जज बनाना। अच्छा, ये वाली बात। हाई कोर्ट का भी इस तरह कोलिजियम हो, हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वे होंगे, उनके साथ साथ दो सीनियर जज हो जाए, इस तरह करके। और वहां तो इस तरह आज भी यही व्यवस्था चल रही। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था, यह व्यवस्था एक प्रकार का सिस्टम है, ये सिस्टम सुप्रीम उसमें लिखा हुआ संविधान में। संविधान में इतना टाइम थोड़ा ही था, संविधान में सिर्फ इतनी सी बात लेके चला गया अंबेडकर साहब की, जो इनकी जिम्मेदारी बस जो राष्ट्रपति की होगी, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट। कैसे करेंगे, ये कोलिजियम सिस्टम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वालों ने खुद ही बना दिया, जनरेट कर दिया। 1981 में जब केस आया तब कर दिया, 1981 के बाद 93 में केस आया तब कर दिया, बढ़ाते चले गए। 1998 में जाकर जो कोलिजियम था वो 5 बंदों का कोलिजियम बना दिया उन्होंने, 5 बंदों का कोलिजियम बना दिया। पहले कितने बंदे होकर, 3 बंदे, एक तो खुद जज साहब हो गए, 2 सीनियर जज हो गए। आज वर्तमान समय में अभी तक भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तब भी आज भी ये कोलिजियम सिस्टम आज भी जारी हमारे देश के अंदर ही। और जो कोलिजियम सिस्टम है ना, इस पर बार बार आरोप लगा, सिस्टम मतलब कोलिजियम व्यवस्था, इस पर बार बार आरोप लगाया जा, आरोप के कटघरे में खड़ा रहा, वो भी हमेशा खड़ा रहा, तब से लेकर आज तक भी, जब तक कोलिजियम सिस्टम चल रहा है 1981 से लेकर 93 फिर 98 तक, आज तक भी इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो जजों की नियुक्ति हो रही है, इस कोलिजियम सिस्टम पर, कोलिजियम व्यवस्था पर बार बार आरोप लगते रहे। डिस्प्यूट वाला एरिया बन चुका पूरा का पूरा, विवाद रहा इसको भी, क्योंकि जजों की जो नियुक्ति हो रही है वो कोलिजियम कर रहा है। अब जो कोलिजियम है ना, उसको जो नाम लिख कर दे रहे हैं
उन 5 व्यक्ति जो नाम लिख के दे रहे हैं इस टाइम, कॉलेज में कितने व्यक्ति इस टाइम? 5। वे 5 व्यक्ति, एक तो सीनियर जज हो गए, उसके साथ साथ जो 4 जज और हो गए, तो 5 व्यक्ति जिसका भी नाम लिखकर राष्ट्रपति को भेजेंगे, मंत्रिमंडल फिर उसे कहकर फिर अपॉइंट करेगा, मंत्रिमंडल उसे कहकर अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति कहेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ कार्य कर रहा है ना। मंत्रिपरिषद में कौन हो? मोदी जी होंगे, उसके आसपास 4-5 मंत्री से मान लो, वे कहेंगे राष्ट्रपति जी को इसे नियुक्त कर दो, फिर जिसे नियुक्त करेंगे ऐसा हो जाएगा। आज तक ये व्यवस्था चली आ रही थी, इसका 2 बार उल्लंघन हुआ। एक तो मोदी सरकार में उल्लंघन हुआ, एक हुआ इसका इस व्यवस्था का उल्लंघन, इस व्यवस्था का उल्लंघन एक हुआ इंदिरा गांधी के काल में। इंदिरा गांधी ने कहा पता क्या है? नहीं, नाम तुम नहीं बताऊंगा, नाम मैं बताऊंगी कि सर उन्होंने पुलिस सिस्टम ही नहीं मानना। तो इंदिरा गांधी बहुत डेंजरस थी कुछ मामलों में, समझ में आई नहीं बात है? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें? इसका 2 बार उल्लंघन हुआ इसी व्यवस्था का, लेकिन 1998 के बाद यही व्यवस्था भारत के अंदर आज तक जारी। हाई कोर्ट के अंदर भी कोलिजियम व्यवस्था हो, 4 सीनियर जज होंगे, 1 जज होगा, तो 4 बंदों को मिला के एक पूरा का पूरा वो बनता है ग्रुप, और 4-5 बंदे होगा, वे 5 बंदे तय करेंगे, जिसका भी नाम लिख के भेजेंगे वही हमारे पास काम करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के अंदर कहा गया था भारत के अंदर जितने भी जज टोटल सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मिलाकर, उसमें से 50% जज ऐसे उनके परिवार और रिश्तेदारों में से चुन खा रहे। अब सोच लो कितना ज्यादा नेपोटिज्म बढ़ रहा है, भाई भतीजावाद जिसे बोलते हैं, समझेंगे लाल पिताशाही जिसे बोलते हैं, कितनी तेजी के साथ हमारे यहाँ फैल रखी। तो तुम कैसे ट्रस्ट कर लोगे? वे गिने चुने लोग, जज साहब कुछ ऐसे थे, शेखर करके कुछ नाम है, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, पिछले साल की बात, उन्होंने ऐसा बयान दिया, सुनने लायक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जज का काम कर रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। एक साइड वन साइड से आकर बोल रहे, क्या किसी जज को ये चीज शोभा देती होगी कि वो जाके एक ही, अब जज चुनाव लड़ने के बाद जो जज भी जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज वे चुनाव लड़ने, जैसे रिटायरमेंट ले उन्होंने चुनाव में चले जा रहे किसी पार्टी का टिकट। भाई तुमने जो फैसले दिए थे इस बात की क्या गारंटी है वो सभी के लिए मान्य होंगे? जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज फैसले दिए जाते हैं ना, तो वे पूरे देश में भारी पड़ते हैं, सबको मान्य पड़ते हैं, प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक व्यक्ति को, निजी हो प्राइवेट हो, सबके लिए मान्य होते हैं। तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही ना। तो कॉलेजियम व्यवस्था मैंने कहा था, मैं कॉलेजियम व्यवस्था का सपोर्ट नहीं करने का, तुम भी सपोर्ट नहीं करने के। तुम लिखोगे तुम्हें लिखना पड़ेगा कॉलेजियम व्यवस्था को तुम सपोर्ट नहीं करने के। क्यों नहीं करने के? कॉलेजियम व्यवस्था में कहीं वही लाल पिताशाही और भाई भतीजावाद दिखाई देगा। अब सवाल ये है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या कुछ करा नहीं गया आज तक? क्यों नहीं? ये सीधा सीधा ये तो एक प्रकार का भाई भतीजावाद होगा। ये तो हमारे पास ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये न्यायपालिका के अंदर एक प्रकार का वही सिस्टम चला रहा है, वही 20-30 परिवार मिलकर राज करते रहेंगे। बार बार में अपने पोतों के नाम, उनके बेटे को नाम, मेरे बेटे को बना देना, अगली बार इसे बना देना, अगली बार मेरे बेटे को। डी.वाई. चंद्रचूड़ उनके पापा जज थे। बताओ ये लड़की बैठी हुई है, जज बनना सोच लेगी फिर? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो भी रिटायरमेंट हुए उनके पापा जज थे, इसलिए मैं भी जज बन गए। तो भैया ये कहाँ का सिस्टम है? वे भी पंडित थे, भी पंडित थे, दूसरे वाले आरोप लगा हुआ यार हमारी कास्ट का कोई है ही नहीं वहां से। तो जातिवाद तो वैसे ही खत्म नहीं होने का। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया है। तो सरकार ने पता क्या सोचा? सरकार ने सोचा 2014 में तो ही मोदी जी सरकार आ गई, मोदी जी सरकार आई तो क्या हुआ? पता क्या हुआ? 99 संविधान सुप्रीम कोर्ट ना, सॉरी सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हमेशा टकराहट की स्थिति रही। सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, जुडिशरी का नाम से जानते हैं, जुडिशरी को, न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, समझने की बात है। दूसरी तरफ यहाँ हमारे पास कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव कह दो, विधायपालिका कह दो, इनके बीच में हमेशा टकराहट की स्थिति रही। यह टकराहट की स्थिति 1991 से बनी हुई, 1981 से आसपास थे, 1981 से बनी हुई है ये टकराहट की स्थिति। तो न्यायपालिका कभी तो लगे, न्यायपालिका को लगा मैं सर्वोच्च हूं, और जो हमारे पास न्यायपालिका को लगा मैं सर्वोच्च हूं, जो विधायपालिका उसे लगा मैं सर्वोच्च हूं। तो न्यायपालिका वर्सेस विधायपालिका, किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसे सस्टेन करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। समझ में आएगी बात है? लेकिन समस्या पता कहाँ रही? समस्या यहाँ खड़ी होगी जाकर जब सरकार ने इस पर नकेल कसने की कोशिश करी। ठीक, अब सरकार जब नकल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो संसदीय व्यवस्था, और संसदीय व्यवस्था के अंदर एक खास बात, इंपॉर्टेंट बात पता क्या हो? किसी भी संसदीय व्यवस्था के अंदर न्यायपालिका बिल्कुल कार्यपालिका को तटस्थ रखा जा, वो उसकी परिधि के अंदर जाके, उसकी सरकमटेंस के अंदर जाकर इंक्रोचमेंट नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कार्यपालिका या विधायपालिका को हो या कार्यपालिका को, कार्यपालिका या विधायपालिका को, विधायपालिका जो हो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसे अपनी व्यवस्था खुद देखनी पड़ेगी। तो तुम बताओ, कोलिजन व्यवस्था जब देखनी पड़ेगी, क्या कोलिजन व्यवस्था के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वह बात अलग है, सरकार ने सोचने की कोशिश करी। अब सरकार ने क्या सोचा था 2014 के अंदर, फिर उन्होंने लोकसभा के पटल पर एक बिल लेकर आए। बिल तो जब तक बिल ही कहलाएगा जब तक पास नहीं होने का। और बिल जो लेकर आए ना, उस फर्रे के अंदर क्या लिखा था वो मैं तुमको बताता हूँ। उन्होंने उनको पूछा कि क्या करना चाह रहे हैं? हम 120वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करवाना चाह रहे हैं। अगर पास होगा ना 99वां संविधान संशोधन बन जाएगा। हकीकत बात यह आती, सारे के सारे लोग सहमत थे। लोकसभा के अंदर जो बैठे हुए थे उन्होंने सबने साइन कर दिए, राज्यसभा के अंदर जितने बैठे थे सबने साइन कर दिए, सबने साइन करके ना इसे बिल को आगे भेज दिया।
120वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित किससे था? वही जजों की नियुक्ति को लेकर जो विवाद था, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों का विवाद डिस्प्यूट चल रहा था उस चीज को लेकर। यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना, बात समझ रहे हो ना तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? लिखने का कहाँ मौका मिलेगा? तुम जब भी न्यायपालिका के बारे में लिखने का मौका जा, न्यायपालिका में सुधार करने की बात आ जा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता 99 संविधान संशोधन के बिना तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। समझ में आई बात? जब भी तुम्हें लगा न्यायपालिका के बारे में कुछ लिखना पड़ रहा है तो 99 संविधान संशोधन जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, इसके बिना तुम्हारी बात पूरी हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। यस और नो? बात समझ में आ रही? बात क्या कहने की कोशिश कर जा रही? तो तुम्हारे दिमाग में खुद ही चलाना चाहिए। अच्छा 99वां संविधान संशोधन भाई जी समझाए थे, न्यायपालिका में जब भी सुधार की बात आ जा तो इस पॉइंट को खींच लाइए तुम। ऐसे जैसे मैं समझाता चलूंगा ना मैं तुम्हें, तो तुम्हारी याद होता चला जाएगा। अच्छा वह लाइन वहां बताई थी तो तुरंत याद आती चली जा। समझ में आई बात क्या कहने को? न्यायपालिका में जब भी सुधार की बात आ गई तो 99वां संविधान संशोधन आगा। सरकार ने सोचा, मोदी सरकार ने कहा एक काम करो, इसमें नकेल कसो, सुप्रीम कोर्ट पर से नकेल कसो उस पर, यहाँ बहुत भाई भतीजावाद हो रहा है। मोदी जी फॉर्म में थे, ताजे ताजे आए थे, उन्होंने कहा कर ही देंगे बिल्कुल भी। अच्छा उन्होंने 99वां संविधान संशोधन लोकसभा में राज्यसभा में पास करवा लिया, राष्ट्रपति पर साइन भी करवा लिया और सब खुश हो गए कि उसमें है था क्या, उस बिल के अंदर क्या लिखा हुआ था। इस तरह की कॉपी सी आई वो बनकर सबके पास थी, सारे सांसदों ने पढ़ी होगी वह। ठीक, तो सारी बातों में तुम्हें पढ़कर सुना नहीं सकता, वो बात बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, तुम्हारे काम की भी है। उस पूरा बिल पढ़कर सुनाओ, 99 संविधान संशोधन क्या था, पास हो चुका, पूरा बिल पढ़कर सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अच्छा सुप्रीम कोर्ट वालों को अड्डा चढ़ा हुआ क्योंकि उनके भाई भतीजे जाने के नहीं बचा। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ था, उन्होंने क्या बनाया ये समझो। सरकार ने क्या बनाया, सरकार ने एक वो बनाया कमीशन। जब किसी चीज को लेकर सरकार कमीशन बनावा ना तो इसका मतलब सरकार बहुत सीरियस है। मैंने कहा मैंने पूछा उस टाइम पर मैं जिंदा था ना, मैंने पूछा भाई क्या नाम है उसका, वो कह रहे एनजैक, एन जैक JAC, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन। मैंने कहा है क्या, हिंदी में नाम बता। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। मैंने कि क्या बना रहे हो, मैंने पूछा उनसे क्या बना रहे हो यार। तुझे नहीं पता बन जनदस। मैंने कहा क्यों? कह रहे यार जो न्यायपालिका के अंदर हाई कोर्ट हमारे पास, जो उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायपालिका, यहाँ बहुत भाई भतीजावाद है। मैंने कहा तो सबको पता। मैंने कहा तुम्हारी इतनी औकात कैसे होगी, तुम इसकी परिधि में जाकर हस्तक्षेप करोगे? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा संविधान पढ़ेगा नहीं आए तुम। जब हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था नहीं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंटरी सिस्टम हमारे पास यहाँ से जोन सा सिस्टम होगा उसके अनुसार काम करोगे। तुम भी तो न्यायपालिका के अंदर एक इस तरह का कानून बनाकर न्यायपालिका की परिधि के अंदर, उसकी सरकमटेंस के अंदर जाकर इंक्रोचमेंट, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारी गलत बात नहीं आया। कह रहे तो अपना काम कर जाके। मैंने कहा अच्छा ये बात है, चलो। कह रहे हम तो लेकर आएंगे। मैंने कहा अभी मान जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहे इन्होंने एनजैक बना दिया। एनजैक का नाम सबको याद होगा, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन। लिखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, राष्ट्रीय। उसी साल 2014 में आया था ना, 15 में जाके मेंस में सवाल पूछा था, 15-16 में जाके इसको मेंस में सवाल पूछे तुरंत, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छी बात थी। तो यूपीएससी पक्की नहीं खा रहा ऐसी चीजों पर, वो पहले अगले साल फिर पूछ रहा जाकर। पिछले साल हुआ 2024 की जितनी भी घटना हुई ना, तो यूपीएससी अगले साल जरूर पूछ रहा जाकर सवाल, पक्की बात है। इसलिए पेन ही नहीं खा रखे करो, समझिए भाई। करंट अफेयर पढ़ते हो, करंट अफेयर तो सारा पढ़ाऊंगा मैं, पॉलिटिकल का सारा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। अभी भी बदला हुआ इसमें, 1-1.5 महीने 2 महीने पहले क्या बदला हुआ वो बताऊंगा तुम्हें। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है। हिस्टोरिकल जजमेंट क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट खुद भी मान चुका इस बात को। हाँ एनजैक तो नहीं ला सकते, लेकिन मुझे कुछ करना होगा भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए। अभी बताऊंगा क्या कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो। ठीक, चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ठीक, फिर तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, एक लड़की, उसका नाम पी से बना, तुमने कल भी नहीं बताया था, कल भी चले गए थे तुम यहाँ, यूपीएससी क्वालिफाई हो। ठीक, उसका वीडियो दिखाता हूं तुम्हें, उसके लिए पढ़ने की व्यवस्था कैसी थी उसकी। यार तुम भी बेवकूफ आदमी। ले आई सरकार 120वां संविधान संशोधन विधेयक। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ लिखने से पहले मुझे सुनना ज्यादा जरूरी। अच्छा चलो ले आए। अच्छा ले आए, कहां तक ले आए इसे? 2014 में ले आए इसे। 120वां संविधान संशोधन विधेयक बिल में बदल चुका है। 99वां संविधान संशोधन, सरकार खुश, मोदी सरकार ये टैन 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 टैन। अच्छा कोई जैसे वकील, एक आधा वकील को फंस गया। अच्छा पता लग चुका है, वकील खींच के ले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आजा, क्यों? इनके पास शक्ति कहां था? अनुच्छेद 13। जिसके पास अनुच्छेद 13 ना, यह बात भी संविधान में लिख रखी है अनुच्छेद 13 के अंदर, कोई भी बिल अगर तुम लोकसभा राज्यसभा से राष्ट्रपति में साइन करवा के ज्यादा खुश होने की, ऐसा मत खुश हो जैसे 6 पी के पिल्ले खुश हो। समझने की बात है, ऐसे मत खुश हो, क्योंकि जो भी तुमने कानून पास करवाया, वो जो कानून तुमने पास करवाया ना बेटा, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे और खींच के लेके जाएंगे। उनको क्यों लेके जाएंगे खींच के? हम तय करेंगे। क्या तय करोगे? ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बनाया तुमने? 99वां संविधान संशोधन। ये 99वां संविधान संशोधन जो तुमने बनाया, ये संविधान के आधार पर बनाया नहीं बनाया?
ठीक, अगर नहीं बनाया उसी हद तक उसे रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा क्या बीमारी, केशवानंद भारती केस, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका उल्लंघन हो रहा है। अच्छा यह बात है, वो तो करना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा 2015 में आएगा, आ जा कौन हो, मोदी सरकार। बदतमीज आदमी, पता नहीं तुमने क्या कराया हो, मना के देख रख दिया, एक धारा खींच कर बहुत सुनाई, खरी खोटी सुनाई, बढ़िया करके तमीज से वहां कट करे खड़े कर ना आराम से। किने भेजा, किने मैं सोलिसिटर जनरल हूं। अच्छा कौन हो तुम, आज तो वो क्या बोलो ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैं नहीं आया आज, मैं सोलिसिटर जनरल आया हूँ। ठीक, उसने एक बात बताओ तुम, ये क्या करा दूंगा ना, क्या भी मेरे ख्याल है तुमने। उन्होंने कहा जी हमने तो 99 संविधान संशोधन बनाया। आंख फूट रही थी, दिखाई नहीं देता कि मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जी आप भी तो, आपके पापा भी तो जज साहब थे, उनके पापा जज साहब थे, फालतू बोल रहा है, चल भाग यहाँ से। 99 संविधान संशोधन ये फाड़ फोड़ के मारो उसके माथे में फेंक कर, था निकल यहाँ से। उसने कहा क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जज साहब तो पूछा उसने खड़े होकर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे पास अनुच्छेद 13, तेरे पास इतनी ताकत है ना, मेरे पास अनुच्छेद 13। उसने कहा क्या क्या अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 के अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू, इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा हर उस कानून का जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करता होगा, भारत की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता होगा, हर उस कानून की समीक्षा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने करी समीक्षा इसकी। अब पता क्या कहा, मोदी सरकार सुनो, जो आपने एनजैक बनाया था ना, उस पर हम चक्कू फेंकते हैं। समझ में आई बात है, बनाया था नहीं हो। कुल मिला के बात ऐसी, किसी भी सरकार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही कह सकते हैं, भाई भतीजावाद कह सकते हैं, और इस सरकार की व्यवस्था को यूं समझ जाओ खत्म करने के लिए इतना हार्ड हो गया जैसे नाको चने चबाना हो। क्या समझ बात किया, तो कितना कितना हार्ड डिफिकल्ट बना दिया। अब सोच लो, सुप्रीम कोर्ट ने से पूरी तरह रद्द कर दिया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कॉलेज में व्यवस्था बनी रहेगी, अपना काम करो जाएगा यहाँ से। अब तुमसे पूछा जाएगा, जब तुम इंटरव्यू बोर्ड में पैनल में बैठोगे सामने, कॉलेज में व्यवस्था बरकरार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए जरा ये भी बता दो। क्योंकि कॉलेज में व्यवस्था के अंदर ज्यादा हाईली चांस होंगे कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद, और उसमें भी बार बार आरोप लगते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पाया गया कि 50% से ज्यादा जज उनके परिवार में से ही कोई ना कोई था पहले से। ठीक है, इस व्यवस्था पर नकेल कसी गई। अब आकर अब प्रयास हुआ, अभी पूरी तरह नकेल नहीं कसी गई। उन्होंने कहा, अभी जो आजकल बात चल रही थी, 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 2-3 महीने पहले इस सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया था। उसके अंदर कहा गया था कि जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जज है ना, आने वाले टाइम पर नई पीढ़ी जो जज बनेगी, जो पीढ़ी जज बनेगी ना, उनके परिवार और रिश्तेदार में तो कोई भी जज नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छी बात है। लेकिन एक दिक्कत भी है इसमें, अगर यह लड़की जज है, इसकी बच्ची जज बनना सोच रही, तो उसका सपना मर जाएगा नहीं मर जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो दुख झेलना पड़ेगा। समझ में आई बात है, तो फिर तो वह जज नहीं बन सकती। तो उसके लिए कुछ और रास्ता, तो मेरे हिसाब से वो भी सभी सही नहीं है, तो कहीं तो प्रॉब्लम है। तो सरकार, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली जो मैंने तुम्हें कहा भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आने वाले टाइम पर जो हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बार बार तुम आरोप लगाते हैं कॉलेज में व्यवस्था पर कि हाँ कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को बढ़ावा मिल रहा, भाई भतीजावाद जिसे कहते हैं, ठीक है, इसे बढ़ावा मिल रहा। तो एक काम करते हैं हम ना, आज के बाद किसी को भी ऐसे रिश्तेदारों को या फिर किसी को उनके घर में तो कोई जज रहा होगा, उसे जज बना के नहीं उसके बेटे बच्चों को, तो फिर तुमका सपना मर जाएगा। सही बात है, मैं टीचर हूँ तो क्या मेरा बच्चा जो होगा वो टीचर बनना नहीं सोचेगा मेरा बाप इस तरह पढ़ा रहा था तो मुझे भी पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। उसके अंदर तो टूट जाएंगे थोड़े थोड़े, ये सर नो, समझ आई बात है। तो उसकी इच्छा होगी नहीं होगी, और उसको पहले ही उसको बाध्यकारी बना दे, बेटे नहीं टीचर नहीं बन सकता, तो उसके लिए तो उसकी साथ तो न्याय कर दिया हमने। तो फिर तुम बता दो क्या करना चाहिए, तुमसे पूछ रहा हूँ। यही तो यूपीएससी के मेंस का सवाल है। वो क्या पूछा, अपना सुझाव दो, तो तुम बता दो तुम्हारे पास क्या व्यवस्था। कल को तुम्हें प्रशासक बना के मैं क्यों भेजू बताओ, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था, क्या करूं बताओ। क्या एनजैक में क्या था, समझ लो पहले। एनजैक तो समझ लो पहले, जो सरकार ने बनाया था उस व्यवस्था को देख लो, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सुनना, सरकार ने पता क्या कहा था, सरकार ने जब एनजैक बनाया था, ये कहा था 5 जज चाहिए तुम, रोको 5 जज, 2 बंदे पहले मेरी तरफ से आगे, इसमें 2 मेरे मंत्री आएंगे। सरकार ने कहा था 2 मंत्री, 2 सामाजिक संगठन तो होंगे, उसमें एक SC/ST समुदाय का होगा, एक महिला होगी इसमें। ये व्यवस्था तो बढ़िया थी। तो एनजैक बढ़िया व्यवस्था थी, उसे तुम सपोर्ट करोगे। कहीं कहीं सरकार को सपोर्ट करना भी पड़ेगा। समझ में आएगी, एनजैक को दोबारा लागू करना चाहिए। समझ में आई बात है, एनजैक सामाजिक संगठन भी आगे, सरकार के मंत्री भी आगे उसके अंदर। सही बात है। तो सरकार की बनाई हुई नीतियों को और पॉलिसी को तुम सपोर्ट करने का प्रयास करोगे।
समझ नहीं बात? या लेकिन उसका फिर डिसएडवांटेज वाला पॉइंट भी लिखोगे कि कहीं ना कहीं एक सरकार ना उसकी परिधि में जाके इंक्रोचमेंट भी तो कर रही है, हस्तक्षेप भी तो कर रही है, ये भी गलत है। तो सही और पॉजिटिव पॉइंट तुम लिखोगे, लेकिन हाईली चांस है तुम इसे एनजे को सपोर्ट करके चलोगे। बात समझ में आ रही क्या कहनी? ठीक, क्योंकि सबका मत और विचार अलग अलग हो सकता है ना। या जब तक तुम्हें कुछ नहीं मिल जाता तो तुम बता दो मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास है ऐसा कोई रास्ता तो तुम मेंस भी लिख दोगे और आंसर इंटरव्यू में दे दोगे, नहीं तो घर बैठ जाओगे। क्यों जी? ये तो देखो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, इसे हटा दो पहले यहां से। अच्छा 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में ही, 1993 तक पहली बार अस्तित्व में पूरी तरह लगभग 1993 में आ चुकी थी। पहली बार 1981 में फर्स्ट जज केस आया था, फर्स्ट जजेस केस बोल लो सर, सही बात है। उसे ना एसपी गुप्ता यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया केस के नाम से जाना जा। सोनम गुप्ता नहीं है, एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया 1981 में आया था। ये सेकंड जजेस केस था। देखो हुआ था क्या, 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसके तहत हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। इसे लिखा ना हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, इसमें पांच न्यायाधीश होते हैं। देखो एक चार तो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जिनकी उम्र होली, और एक हमारे पास मुख्य न्यायाधीश होगा। इस व्यवस्था के अनुसार कॉलेजियम राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है तो बताया। उसके पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाई कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति इस तरह ही हो रही है। अच्छा इसे मूव कर दूं। इसी संदर्भ में 2013 में लोकसभा में एक बिल लाया गया, ले आए थे लोकसभा में बिल। उसके बाद राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया, जो मैंने तो बताया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसे बोलते हैं। ये कहाँ गया, ये रहा हमारे पास, ये बोला एनजेक जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये पूरा नाम है इसका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये नाम है इसका। ये लाया गया, प्रावधान किया। इस बिल में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही गई थी। जब कॉलेजियम व्यवस्था तो रहने की नहीं, फिर एनजेक बन जाएगा। कहाँ कॉलेजियम व्यवस्था रह जाएगी, बनना चाहिए था। अच्छा के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया। आगे चलते हैं। विधेयक समाप्त कहाँ हो गया, ये पास हो गया था ठीक है, वहाँ गलत लिखा हुआ, याद रखिए बात ये, तो सही कर लो, करेक्शन कर ली उसके अंदर। फिर 2015 में सुन लो, 2015 में पता क्या हुआ, 2015 में जाकर इसे 2015 में से चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर से रद्द कर दिया गया। समझ में आई बात है? ठीक, 2015 में चैलेंज करा गया, 2015 में चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। ये कहेगा कि कहीं ना कहीं तुम हमारी परिधि में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हो, इसी वजह से पूरी तरह रद्द कर दिया गया। बात समझ में आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो 2015 में कब की बात है? आगे चलते हैं। अब क्या व्यवस्था पता, अब भी कॉलेज व्यवस्था लागू हमारे यहाँ से। अभी कुछ इस पर फैसले आते रहे तो देखना चाहिए तुम किस चीज में फैसले आ रहे हो फटाफट। ये कौन सा भैया? 121वां, 121 भाई क्या? अच्छा 121 के तहत लेकर आए थे क्या सर? अगस्त 2014 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित इस विधेयक को 31 दिसंबर 2014 राष्ट्रपति स्वीकृति दे दी गई। अच्छा इसे पास कर दे दोबारा फिर, है ना? राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी सर 121वें संविधान संशोधन के रूप में। 119वां देखो, 119वां तो ये हो रहा, ये कौन सा? ठीक है, ये कब रखा गया था? पारित, लागू, कौन सा संविधान संशोधन? इस पर जाओ करें, ये कब आया? पारित, लागू, 99 संविधान संशोधन के रूप में जाना गया। ये इसी की बात कर रहे थे, कहा गया वो? ओए एक चीज लिखवा रखी है। इस विधेयक के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलकर उनके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब इसकी स्थापना, वही तो बता रहा था तुम, और क्या बता रहा तुम? जो रहा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजैक, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। तो सर जो जिस संविधान संशोधन के रूप में जाना गया उसे 99 संविधान संशोधन कहते हैं। समझ में आया बात? या तू ही तो मेरी दोस्त है, चल बीमारी है। अक्टूबर 2015 में 99 संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, लेके खींच कर कहाँ लेके? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहता, इसे तो धक्का दे दो। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के नाम था, इस केस के नाम था जाना था, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ।
ये केस था वो जिसके अंदर इस 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइड को मुंह मारा फेंक कर ले जाता ठा कर किसके, जो हमारी विधायपालिका के, जो हमारी लेजिस्लेचर थी उसके मुंह में मारा फेंक कर दोबारा लेकर आना चाहिए दरिया से। सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा 99वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से असंवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। समझ नहीं बात यार, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ये गैर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, संविधान के आधार पर नहीं बनाया गया, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ठाव तुम्हारे ऊपर पड़ा। उसने कहा तुम इतनी बार किसने दी, संविधान ने दी, जो संविधान में कहां से मिली, तेरा ना। समझ में आई बात है। आगे चले, देखिए लिखा हुआ भारत क्यों किस आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित करा, भारत की आधारभूत संरचना का, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना, यहाँ था भारत के संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता, बेसिक स्ट्रक्चर का, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो पिछली वाली क्लास में मैंने पढ़ाया अच्छे तरीके, तो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना क्या हो, ठीक है, जो केशवानंद भारती केस के अंदर दी गई थी। अच्छा हाँ, इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया गया। कितनी बड़ी बात है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है भी, वैसे ऐसी बात नहीं है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। 99वें संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन यही, हाँ खारिज होगा ना, तो 99वां संविधान संशोधन यही कहलाएगा, याद रखना बात है। अगर तुमसे पूछे तो 99वें संविधान संशोधन के नाम से फेमस आज भी हो, जब इसे रद्द करा था ना तो सरकार के मुंह को बहुत बड़ा तमाशा मारा था, सुप्रीम कोर्ट ने फेस कर दिया। बता सुप्रीम कोर्ट की कितनी पावर है, समझ में आया बात ये, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, तो पूरी सरकार के दंग रह गई थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी जजमेंट सुनाता ना, समझिए तो पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए मान्य हो। समझ में आया बात, वह बात अलग हो, सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2018 में रात को खुलवाया था, जनता भी बहुत खतरनाक हो। SC/ST समुदाय के लोग थे, उनका आरक्षण खत्म करने के चक्कर में अप्रैल 2018 का न्यूज उठा के देखो जाकर क्या हुआ था, भयंकर तरीके से रात को सुप्रीम कोर्ट खुला था। तो अब रात को फैसला पलटवा दिया देश के अंदर, तो ऐसे भी फैसले दिए गए। उन्होंने कहा SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण से संबंधित कुछ मामला था, तो SC/ST के लोगों ने बहुत जबरदस्त मात्रा में देश के कोने कोने में विरोध करा था। सीखे क्या इसका, लिखोगे कहां से ये भी समझ लो भाई। तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया वो पॉइंट कहां कहा तुम्हें, कहां पहला पॉइंट प्री में काम आ जाए तो आराम से टिक मार दोगे, पक्की बात है। अब सवाल है मेंस की लाइन में कहां कहां मांगा हो, जब तुम GS2 का पेपर लिख रहे होंगे, GS2 चाहे PCS में लिख रहे हो, अपर PCS में, या तुम UPSC में लिख रहे हो, तो वहां तुम्हें न्यायपालिका वाला टॉपिक होगा। और न्यायपालिका में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे न्यायपालिका के सुधार के बारे में बताओ, तो तुम्हारी जो लाइन है ना, जब भी तुम न्यायपालिका में क्या क्या सुधार होने चाहिए, तो तुम्हारी लाइन कंप्लीट होने के नहीं बिना इसके 99वें संविधान संशोधन के 3 लाइन तुम आराम से मिल जाएगी। यहाँ तो एक लाइन की लिखनी भारी पड़ जा, पता लग चुका है, बिना एन जाके तुम्हारी बात कंप्लीट नहीं होने की। और कहां कहां काम आ गए हो, जहां न्यायपालिका के बीच में और कार्यपालिका के बीच में हस्तक्षेप की बात आ जा, उनके कार्यों की बात आ जाए, न्यायपालिका के कार्य की बात आ जा और जो विधायपालिका के कार्य की बात आ जा, तो उनके बीच में विवाद की बात आ जा, तो तब भी से खींच के लेके चलेंगे। कभी कभी ऐसे भी सवाल लिखे गए, तो 2-3 लाइन तुम आराम से यहाँ से निकाल कर लिख सको। बात समझ में, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, पता लग चुका। मैं पहले जिक्र करके चलूंगा, तुम इस पॉइंट को कहां लिखोगे, समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसलिए कोई भी चीज बेकार नहीं है। 99वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, 2014 में, सही बात है। और असंवैधानिक घोषित कब कर दिया था, 2015 में, ठीक है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक, इसे भी समझ रहे क्या बोला, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, ये क्या है ये भी समझो। अच्छा, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया था। तो जो हमारे पास GST, ये क्या हमारे पास GST, वह बात अलग है। कुछ लोगों ने GST पारित हो रहा था ना, इसे कुछ लोगों ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था। इसे ना GST को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते। देखो कल की क्लास थी ना हमारी, कल बैटरी खत्म हो गई थी, तो कल की क्लास हमने वही रोकनी पड़ी बीच में। मैंने तुम्हें 99वां संविधान संशोधन समझा रहा था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझा रहा था, तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसको पूरी डिबेट करते। मैंने 28-30 मिनट तक लगातार समझाता रहा, फिर मेरे पास स्कोप नहीं बना। तो जितना भी मैंने तुम्हें समझाया था वो सारा बड़ा काम का था। कोलिजन सिस्टम मैंने कल तुम्हें समझाया था, कोलिजन सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, और कोलिजन सिस्टम क्यों नहीं ब्रेक होना चाहिए, कोलिजन सिस्टम भाई ब्रेक होना चाहिए। मेंस में भी काम आएगा, जब भी न्यायपालिका में सुधार की बात आ जाएगी, बिना एन जैक के बात पूरी नहीं होने की।
कल इस पे बात करी, रुक गई थी हमारी कि कहीं जब भी न्यायपालिका में सुधार की बात करेंगे कि न्यायपालिका में क्या सुधार होना चाहिए यार, कोलिजियम व्यवस्था होना समाप्त करना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ फैसला सुनाया था, फैसले में सुनाते हुए ये कहा था कि हम ना पूरा प्रयास करेंगे यहाँ से जो हमारी न्यायपालिका पर जो इस पर नियुक्ति को लेकर अपॉइंट को लेकर जो आरोप लगते रहे, इसे दूर करने का, दरकिनार करने का प्रयास करने का हम करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा इस तरह। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ऐसा, अच्छी बात है। उसके बाद ये मैंने कहा ना, ये 99 संविधान संशोधन हुआ तो न्यायपालिका ने विधायपालिका को बहुत बड़ा झटका दिया, जबरदस्त झटका दिया, और बताया उसने कि वो आज भी सुप्रीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज भी सच में सुप्रीम है। ठीक है, तब से सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी तो उसके खिलाफ कुछ भी ऐसे ऐसे फैसले खड़े करने की, लेकिन तुम ना एनजैक को सपोर्ट करने का प्रयास करोगे। समझ में आया एनजैक क्या था, वो भी कल तुम्हें समझाया था एनजैक है था क्या। समझ में एनजैक क्या, थर्ड जजेस केस में आया था 1998 के बाद 5 जजों का जो व्यवस्था, 5 कैंडिडेट थे, 4 तो सीनियर जज थे, एक हमारे सीजीआई होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, वे मिलकर कोलिजियम सिस्टम बनाते, कोलिजियम व्यवस्था बनाते, और वो ना भारत के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज होंगे उनकी नियुक्ति करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही हाई कोर्ट में कोलिजियम हो, कोलिजियम का मतलब कोलिजियम एक प्रकार का सिस्टम हो, लोगों का ग्रुप, समूह। समझ में आया बात ये? अच्छा क्या हुआ था, यहाँ तक तो हम पढ़ लेते, तो मैंने तुम्हें समझाया था ये। भैया कहाँ गया मेरे पास 122वां संविधान संशोधन पा रहे हैं, यहाँ हमारी बात आ गई थी, 122वें संविधान संशोधन पा गए थे। जैसे मैंने तुमको कहा था जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी तुरंत वहां ना फिर समस्या खड़ी हो गई थी। जीएसटी की समस्या 122वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक का नाम याद रखना, संविधान संशोधन अलग हो, संविधान संशोधन विधेयक पहले हो, पहले वो विधेयक के रूप में पेश करा जा, पास होगा नहीं होगा अलग बात है। ठीक है, रखा जा रहा है देखो। उसके बाद मैंने कहा ना 122वां संविधान संशोधन विधेयक हमारे पास, 122वां संविधान संशोधन विधेयक कौन सा ले यार, ये वाला ले लो चलो। 122वां संविधान संशोधन विधेयक हमारे पास, 122वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो जीएसटी है हमारे पास, वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोल लो, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कहा गया था इसे संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया था। और जो जीएसटी ने 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, और ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। कभी भी अगर यूपीएससी सवाल पूछेगी, वैसे कोई सा भी कमीशन सवाल पूछेगा, ऐसा पूछेगा बताओ जो जीएसटी पास हुआ वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो आंसर होगा हमारे पास 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर विधेयक पूछे विधेयक तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था जो 2017 में। विधेयक अलग हो, जब तक पास नहीं होता विधेयक ही अलग हो, तो विधेयक अलग हो, पास होने के बाद जब वो संविधान में रखा जाएगा जिस स्थान पर, उसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जानेंगे। 2017 में जीएसटी टाइम मोदी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बिल को पास करवा लिया, लोकसभा के राज्यसभा के अंदर भी सहमति चाहिए थी बहुत, क्योंकि वहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, और उनके पास पर्याप्त मात्रा में थी भी, और दूसरा जो सहमत नहीं है तो उन्होंने सहमति लेने का प्रयास करा। समझ बात है, जो विपक्ष सहमत नहीं आता उन्होंने कहा कि हम ना तुम्हारा ना फंड बढ़ा देंगे, 42% हिस्सा देंगे तुम आसपास, जितना पहले तो तुम 32% मिल रहा था जीएसटी से पहले, अब तुम 42% के आसपास हिस्सा देंगे हम। एक बार तुम जीएसटी लागू तो करो, तो भारत की सरकार ना, केंद्र की सरकार राज्यों को भर भर का पैसा जीएसटी के तहत, भर भर का जितना भी जीएसटी का टैक्स कलेक्ट हो ना सारा, तो उनमें तो बहुत सारा हिस्सा पहले 32%, अगर 100 में तो 32 रुपए कमाते ना, जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के पास में पैसे की कमी नहीं है, कम से कम 42 रुपए के आसपास कमा रहे हैं, तब भी सरकार ये काम नहीं करना चाहती, सरकारें बहुत निकम्मी हो चुकी। समझ में आया बात? है थोड़ा आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। चलो तो पता लग चुका जीएसटी वाला बिल वाला, आगे चलो भाई इसे लगाओ, तो जितने भी दिन में खास सारे देख लेते हैं हम। ये क्या था भाई, 123वां संविधान संशोधन विधेयक, इसे जानो ये क्या बोला, ये उससे संबंधित होगा हमारे पास, ये अलग गलत नहीं हूँ, ओबीसी वाला। हाँ 123वां संविधान संशोधन विधेयक, 123वां संविधान संशोधन विधेयक, 122वां याद रखना, हमने जो पीछे पढ़ा कौन सा था वो 122वां संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी लागू हुआ था। अगर जो लागू होगा तो जो वो संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है 101 के रूप में, 101 के रूप में, लागू कब हुआ 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद 123वां संविधान संशोधन विधेयक, ये बात 2018 की मान लो, कब किया 2018 की, जब 2018 की बात आई गई, हुआ क्या था, मैंने कहा ना पहले 1993 से पहले, 1990 से पहले, 91 से पहले, 91 से पहले ओबीसी को आरक्षण नहीं आया था, SC ST के लोगों को आरक्षण था, ओबीसी को आरक्षण नहीं आया था बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, फिर वहां मंडल कमीशन बनाया, कुछ सरकारों ने आंदोलन की मांग करी कि ओबीसी के अंदर भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें सच में आरक्षण की जरूरत है, लेकिन ये आरक्षण संवैधानिक नहीं आता, बस उन्होंने एक एक्ट बनाकर आरक्षण दे दिया था, एक्ट बनाया, कानून बनाया, चलो भाई ओबीसी वालों को आरक्षण मिल गया, 27% के आसपास आरक्षण दे केंद्र सरकार ने दे दिया, लेकिन वो ना संविधान में लिखा हुआ था, जिस तरह हमारा जिस तरह जो SC ST के लोग उनका तो आरक्षण संविधान के अंदर लिखा हुआ, इस तरह ओबीसी का संविधान के अंदर नहीं लिखा था। और जब तक किसी चीज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलने का ना, ओबीसी के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा नहीं आता। मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था हम ओबीसी के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दे देंगे, अब चाह कभी कोई नहीं हटा सकता,
ओबीसी के आरक्षण कुछ हाँ कभी पहले कभी कभी भी हटा सकते, जो एक्ट बनाया था उसे कभी भी रद्द कर सकते, न्यायपालिका कभी भी रद्द कर देती, अब नहीं कर सकती। सही बात है, अब संवैधानिक होगा ना, संवैधानिक दर्जा मिलेगा। सर किसने दिया? सरकार ने दिया, सरकार ने दे दिया संवैधानिक दर्जा। आज वो समझते हैं। मैंने कहा ना पृष्ठभूमि कहाँ था इसकी? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 से 90 के दशक में आते आते मैंने कहा आरक्षण की मांग उठनी स्टार्ट हो गई थी, ओबीसी के लिए आरक्षण की, ले भी दिया उन्होंने आरक्षण, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा ना तो उन्होंने सरकार ने पता क्या कहा था? राष्ट्रीय पिछड़े, देखा पिछड़ा वर्ग आयोग, यही तो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी की तो बोलो पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये बनाया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NBAC, नेशनल बैकवर्ड नेशनल बैकवर्ड क्लास जिसे बोल रहा कमीशन बोल रहा, हाँ नेशनल बैकवर्ड एक कमीशन बनाया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे बोलते हैं, दिमाग से स्किप कर रहा, क्या था इसका पूरा नाम इंग्लिश में, ये बनाया था हमारे पास, बना दिया है सरकार ने। अच्छा, परंतु इसे साधारण विधि के द्वारा बनाया गया था। देखो इसे साधारण विधि के द्वारा बना रखा है, इस बार जो स्पेशल लॉ नहीं लगा इसके अंदर ना, विशेष साधारण विधि के द्वारा, सामान्य कानून के द्वारा बना दिया गया। तो इसलिए इतनी पावर भी नहीं होगी, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। मैंने कहा ना संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, संविधान में जगह ही नहीं है इसकी। अच्छा, वर्ष 2018 में क्या हुआ? क्या 18 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में, GST 101वें नंबर पता, ये 102वें के रूप में पेपर में आगा सवाल पूछा तुमसे। तो जो हमारे पास संविधान संशोधन अधिनियम था 102वें नंबर, वो क्या था? जो ओबीसी था हमारे पास, अदर बैकवर्ड क्लास था, जो पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग था, जो पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण था उसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था 2018 में ओबीसी को। और पता क्या करा था? फिर संविधान में कुछ ना कुछ जोड़ोगे, हाँ जोड़ा हमने 338 में 338B जोड़ दिया, 342 में 342A जोड़ दिया, पहले बी नहीं आता, 2018 में 338B होगा। अनुच्छेद है ना भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, तो हमने एक अनुच्छेद और बढ़ा दिया इसमें, 338 तो है ही आता, 338 में एक और कैटेगरी जोड़ दी 338B, और 338B और 342A नामक नए अनुच्छेद जोड़े। देखो संविधान के अंदर तो संविधान में जगह मिलेगी किस? ओबीसी का जो आरक्षण था उसे संविधान में जगह मिलेगी। 338B और 342A नामक दो अनुच्छेद जोड़ दिए। 338B में तुम्हारे मन में मांगा कि क्या लिखा हुआ होगा, बता रहा हूँ। इसके द्वारा ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी ओबीसी के लोग हैं ना, जितने भी ओबीसी के लोग, उन्हें ओबीसी का भी फॉर्म छूट मिलेगी। उसमें शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी कॉलेज ले लो में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब सोच लो कहीं भी ओबीसी वालों को अगर नीट में जगह मिलेगी तो SC ST OBC की सीट अलग अलग होगी। समझ नहीं बात है, पहले नहीं आता है ना इस तरह करके। उसके बाद 342 में क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ इसके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण के लिए की बात कही गई। तो 338 में क्या लिखा गया? 338B में क्या लिखा? 342 में क्या लिखा हुआ? जब भी राष्ट्रीय पिछड़ा मतलब पिछड़े वर्ग के बारे में कुछ भी लिखने को आ जाएगा, सही बात है, आरक्षण के बारे में कुछ भी लिखने को आ जाएगा, तो दो अनुच्छेद तुम्हारे दिमाग में तैरने चाहिए। एक तो मैंने 338B बताया, 342A बताया। 338B में क्या लिखा हुआ? शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण होगा, तय कर देगा, फिक्स कर देगा। बात कहां लिख देगी? संविधान में। 342 में क्या लिखा गया? जो ओबीसी थे ना सरकारी नौकरियों में आरक्षण होगा, फिक्स कर दिया गया। अब इसे कोई नहीं छेड़ सकता, इतनी ताकत मिल चुकी। समझ नहीं बात है। अब ओबीसी वाले शहंशाह की तरह घूमोगे जितने भी ओबीसी वाले, क्योंकि कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो फिर कौन छेड़ रहा है यार, मरना थोड़ा है ना न्यायपालिका का। तो अब 124वां संविधान संशोधन विधेयक की भी समझ लो। ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोदी सरकार चुनाव कैसे जीतती है? 2019 में चुनाव कैसे जीतती थी? आरक्षण पर आरक्षण ले, किसी को चुनाव जीतना ना, सरकार को थोड़ा सा आरक्षण दे दो, चुनाव जीतती पड़ी। आरक्षण का मुद्दा जिन्हें छेड़ दिया सरकार गई। मोदी सरकार 2024 में अगर सीट क्यों हारी इतनी? कारण क्या था? इन्होंने SC ST को इग्नोर करने का प्रयास करा। राहुल गांधी इसमें खेल गया, 99 के आसपास सीट लेगा, 100 के आसपास सीट लेगा। अगर उन्होंने आरक्षण का मुद्दा नहीं छेड़ा ना, छोड़ा इस बार, तो 2029 तक साफ कर देगा बीजेपी सरकार को। याद रखना बात है, चैलेंज दे रहा हूं मैं तुम्हें, 2029 तक या 34 तक, ठीक? मुझे पता ना, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा ही ऐसा देश में जिन्हें छेड़ दिया ना, सब हो गया। आरक्षण का मुद्दा ऐसा, इस पर हमेशा डिस्प्यूट रहा हुआ, कोई भी सरकार नहीं बोल सकते इसके खिलाफ, ठीक? 124वां संविधान संशोधन विधेयक, 124वां, अभी हम 123 पढ़ रहे हैं, ठीक? ये कौन सा बताओ मुझे? 100 मात्र 5 दिन में, 5 जनवरी 2019 को। मैंने पृष्ठभूमि कहाँ था इसकी, सुन लो ध्यान लगा क्या कहाँ था इसकी, क्योंकि जो 5 दिन के अंदर आरक्षण पास हुआ, ये EWS वाला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही होगा शायद ये, स्वर्ण जाति के लोगों का, हाँ वो ये EWS, इकोनॉमिक वीक सीजर। इकोनॉमिक वीक सीजर क्या बोल रहे? आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, ठीक है? इकोनॉमिक वीक सीजर बोला, आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, सामान्य वर्ग के लोग, उन्हें भी आरक्षण। अब बताओ, जब सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलने वाला EWS की कैटेगरी में डालकर,
ऐसा हो सके वोट नहीं देने का मोदी सरकार को, जाके भी हो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ऐसे लोग होंगे, इसका किसी ने विरोध नहीं करा। मेनली जो आरक्षण था ना, आरक्षण की जो नींव थी वह कभी आर्थिक आधार पर थी ही नहीं। आरक्षण की शुरुआत हुई थी 1932 में। आरक्षण की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1932 में हुई थी। 1932 जातियों के आधार पर था, जातिगत भेदभाव के आधार पर, क्योंकि उनका इतना शोषण करा गया था बड़ी जातियों के द्वारा, कुछ ऊंची जातियों के द्वारा इतना शोषण करा गया था कि वे लोग कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बहुत बढ़िया गेम खेला 2019 में। इन्होंने सोचा क्या कर मांग तो पहले से उठ रही थी, इंदिरा साहनी वाले केस थे, उसमें कहा था 10% आरक्षण दे दो सामान्य कैटेगरी के लोगों को, क्योंकि सामान्य कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग उन आरक्षण की जरूरत है। ठीक, अरे यार उन आरक्षण की जरूरत है तो आरक्षण की जरूरत है, तो आरक्षण है किस बेस पर? बेस क्या है उसका यार? आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? इन्होंने अलग अलग प्रकार के आरक्षण निकाल कर रख दिए। वाह गजब की कमाल। इसी तो बोलो वोट बैंक तैयार करना, सबको एक सामान्य बना दो ना, सामान्य बना दो यार। आरक्षण सिर्फ उसे दो जिससे सच में जरूरत है। सही बात यार, आरक्षण उसे दो जिसमें सच में जरूरत है। क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस का फेक सर्टिफिकेट बनाकर लोग आईएएस बन गए, तो दूसरों को थक मार रहे हैं ना, समझ गए? पृष्ठभूमि कहां था इसकी? नरेंद्र मंडल आयोग बना था 1978 में। मैंने बताया ईडब्ल्यूएस आरक्षण की कहां से, तो ये इसकी रिपोर्ट आई थी 1980 में। ठीक, लेकिन नरेंद्र मंडल जो आयोग बना था, इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसे पास नहीं कर पाए थे हम। 1980 बात बता रहा हूँ तुम्हें, गांधी की, इंदिरा गांधी सरकार थी उस टाइम। 1989 में क्या होता, वीपी सिंह की सरकार थी। समझ बात, वीपी सिंह की सरकार आती, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट जारी हुई, इसमें क्या कहा गया था? रिपोर्ट में कहा था कि जो स्वर्ण जाति के लोग होंगे ना 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, वो भी आर्थिक रूप से। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आरक्षण दे दो। ये क्या आधार है? ये कोई आधार है? इसे कोर्ट में चैलेंज करा गया। ये जो रिपोर्ट आई थी इसकी कि हम आरक्षण देने वाले, वीपी सिंह की सरकार कह रही थी हम आरक्षण देंगे स्वर्ण जाति के लोगों को, इसे कोर्ट में चैलेंज करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, निरस्त कर दिया, कहा से ठग लेके जाओ। यही सुप्रीम कोर्ट था वो, और यही जब चैलेंज कराया बाद में जाकर इसे फिर संवैधानिक करार दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं समझ में आती। पहले जज साहब कोई और थे ना, अब जज साहब कोई और। ठीक है, चलो इनके भी तो फैसले लेके नहीं है। देखो 124वें संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करा गया। क्या बदतमीजी है? सही बात है। अब तुम कहोगे मैं इसका विरोध कर रहा हूं, करूंगा। सही बात, आरक्षण जिसकी सच में जरूरत है उसे दो आरक्षण, हटा दो उनका भी, एससी का भी हटा दो जिसे सच में जरूरत नहीं है। सही, ओबीसी वालों को भी हटा दो जिसे सच में जरूरत नहीं है। क्रिमिनल लीडर को छांटना होगा तुम्हें, और आरक्षण को सही तरीके से। ये सरकार के पास पॉलिसी नहीं है, सरकार इस पर काम नहीं करना चाहती। काम कर सकती है, करना नहीं चाहती, क्योंकि उसका वोट बैंक चला जाएगा, और उसका वोट बैंक गया छिटक गया, फिर सरकार ही नहीं रहेगी। तो सरकार ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करने की। बदतमीजी सही काम हो, क्या सरकार ऐसा कर नहीं सकती? क्यों नहीं कर सकती? उन लोगों को आरक्षण से बाहर कर देना जिसे सच में जरूरत नहीं है। अगर मैं आईएएस बन गया, मैं बन चुका आईएएस, तो मुझे बताओ आरक्षण की जरूरत होनी चाहिए मुझे। जो मेरा बच्चा पैदा होगा सारी सुविधाएं प्राप्त होगी, उसे फैन भी, बल्ब भी सब प्राप्त होगा। हम बताएंगे तुम्हें क्या हो पढ़ना, जिन आज तक जो बल्ब की छाव नहीं देखी, मोमबत्ती के चांद में बैठ पेन चला रहे बैठे, हमें तो आरक्षण की जरूरत तो समझ में आई बात है। बात समझ में आ रही क्या करने की कोशिश करी जा रही? 104 ये नोट्स है बेटे, अच्छा वाला नोट्स बना पढ़ा रखा तुम्हें, बकवास नहीं है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, मैंने कहा ना, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दे दिया। बधाई हो। अगर 100 सीट निकलेगी ना, 27 सीट अजा किसकी? ओबीसी की। 19 सीट किसकी? एससी की। किसकी? ओबीसी की। कहीं भी 100 सीट लिख रही है। अच्छा, 14 सीट किसकी? एसटी की। 14 नहीं, 7 होगी शायद, 7 के आसपास, 7%, अगर मैं गलत नहीं हूँ चेक करना, 7% के आसपास। इसे मतलब 10 और काट लो, गई है 10 किसकी? ईडब्ल्यूएस की। 10% आरक्षण, समझ गए? अब जो 10% आरक्षण जिन्हें गया होगा सामान्य वर्ग के लोगों को, लोगों ने भर भर कर डाला होगा, फेक सर्टिफिकेट बनाया ईडब्ल्यूएस के, फेक सर्टिफिकेट सबने, जितने भी स्वर्ण कास्ट के लोग थे ना, लगभग सब ना आधे से ज्यादा फेक सर्टिफिकेट बनाए और सबने एंट्री मार ली इसके अंदर। बहुत सारे मामले देखे गए इसके भी। क्या हुआ? जब आरक्षण को जोड़ा गया, इसे तुरंत संवैधानिक दर्जा दे दिया। इस आरक्षण को तो संवैधानिक दर्जा दे दिया। पता क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बताओ क्या कह रहे भाई, इनके पास बहुमत था, जो चाहते वो कर सकते थे। सरकार, लोकसभा में के सदस्य, राज्यसभा में इनका बहुमत था, ठीक ठाक बहुमत था, जो चाहे वो पास करवा लेते। क्या? और दूसरा, अगर नहीं पास, दूसरी सरकार भी तो छेड़ सकती। एक की हिम्मत नहीं पड़ी, एक भी दल की, अगर उसके खिलाफ बोल जाता,
एक भी राजनीतिक दल अगर जो सा बोलता उसका ही वोट बैंक चला जाता, सामान्य वर्ग के लोग उसे कभी वोट ना देते। ये ताकत है ना, इतना बोलने की, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना किसी ने नेता नहीं बोल रहा होगा। इतना बोलने की ताकत क्या तो किसी कवि में हो या फिर किसी टीचर में हो। टीचर और कवि को, लेखक को ये किसी भी तंज कस सके ना, सब माफ हो। समझ गए? टीचर बनेगी पढ़ लो उम्र बीत जाएगी। जनवरी 2019 में संशोधन हुआ, 103वें संविधान संशोधन के रूप में पास होगा। 103वां संविधान संशोधन के रूप में पास होगा वो, जो आरक्षण दिया गया 103वां संविधान संशोधन के रूप में 103। पता क्या हुआ? 15(4) ये नई धारा जोड़ दी, नया सेक्शन जोड़ दिया 15(4). पहले 15(3) तक था, अनुच्छेद 15(4) तक जोड़ दिया, फिर 15(16)(4) तक जोड़ दिया। जब हम वो पढ़ेंगे ना, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मत तमीज से देखेंगे 15(4) क्या था, 16(4) क्या था। पहले नहीं आते हैं, पहले 15(3) तक था, बस 15(4) तक, 15(16)(4) तक था, 16(3) तक था। तो 15(4) और 16(4) दो धाराएं जोड़ दी, आर्थिक रूप से आरक्षण को पिछड़े संवैधानिक दर्जा दे दिया ना। ले लो मजा। तुम इसे सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? सरकार ने करा, सपोर्ट कर दिए, करना पड़ा। लेकिन इसके दो पक्ष हो सके, पॉजिटिव साइड भी हो सके, नेगेटिव साइड भी। जो मैं तुम्हें बताया ना वही पक्ष बताओ। यही बात तुमसे पूछेगा, यही बात तुमसे इंटरव्यू पैनल में बैठ कर पूछेगा, बताओ आपका क्या कहना, EWS के जो आरक्षण 10% आरक्षण, इस पर आपका क्या कहना। तो आपको मत पता क्या होगा? नहीं सर, मैं ना क्रिमिनल लेयर के पक्ष में जाना चाहूंगा, क्रिमिनल लेयर को ना बाहर करना चाहिए, जिससे सच में आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बात खत्म। समझ बात है? देखो 126वां संविधान संशोधन होगा, अब तक 126वां संविधान संशोधन विधि आया, जो मैंने तो एक बार तुम्हें बताया था, SC/ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया जाओ, 2020 में का फिर बढ़ाया होगा, जब समझ लो सभी, क्योंकि 19 तक तो आ गए थे, 2020 में का फिर बढ़ाया था। यह आया हमारे पास, देखो 126वां संविधान संशोधन विधेयक। मैंने बताया था अनुच्छेद 330, पीछे बताया था तुम्हें, लोकसभा के अंदर SC/ST के लिए जो आरक्षण का प्रावधान करता है, ये तो लिखा हुआ है। 331 में क्या हुआ? लोकसभा में राष्ट्रपति 2 अंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करेंगे, ये 331 में लिखा हुआ था। अब जो अंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, एंग्लो इंडियन जिसे बोल लो, जिनके माँ बाप मतलब कोई एक यूरोप का रहा होगा, माँ या बाप में से कोई, या उनके एक पीढ़ी में तो कोई यूरोप का रहा होगा, उन अंग्ल भारतीय समुदाय के लोग बोल लो, अरे वे तो चले गए सारे भैया। तो सरकार ने सोचा इस चीज को हटा देते हैं। जब 126वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए ना, इस चीज को साफ करके लेकर आए कि लोकसभा के अंदर कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं होने का, इनकी जरूरत नहीं है, भगाओ यहाँ से। उसके बाद 332 में क्या हुआ? 332 में क्या लिखा हुआ है समझो, राज्य की विधानसभा के अंदर जो SC/ST है उसके आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। अच्छा, 333 में क्या है? राज्य की विधानसभा में जो राज्यपाल हो वो एक अंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करेगा, ये भी अंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति मनोनीत करेगा। इसे इंपोर्टेंट पॉइंट को क्लिक कर लो। और दूसरा वाला कौन था हमारे पास? राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 सदस्य को लेकर आएंगे, राज्यपाल विधानसभा के अंदर 1 सदस्य को लेकर आएगा। जो एंग्लो इंडियन होगा, एंग्लो इंडियन उसे बोल लो जो यूरोप, जिसके माया बाप मतलब यूरोप का रहा होगा, उसे एंग्लो इंडियन बोल लो, ताकि उन लोगों का भी देख लो। हमारे संविधान जब बनाया गया था कितना सबका कितना ध्यान रखा था, हर वर्ग को उन्होंने टच कर रखा था, ताकि कोई वर्ग अचूक न रहा। कोई बाहर के लोग थे यहाँ आकर रह रहे थे, उनका भी ध्यान रखा गया, चल तुम्हारा भी ध्यान रख दिया गया। कितना अच्छा संविधान हमारे देश का। एक एक चीज, क्या व्यक्ति रहा होगा अम्बेडकर, कितना पढ़ा होगा उसने, एक एक चीज, एक एक आर्टिकल में कितना ध्यान रखा, कितना सोचा होगा उन्होंने बैठकर। चाह कभी तुम गलत नहीं कर सकते, चाह कभी, समझिए कितना बुद्धि चलाई होगी। उस व्यक्ति को भी इसके अंदर रख लिया, जो व्यक्ति बाहर से आए हुए हमारे मेहमान के रूप में, उनका भी प्रावधान कर रखा है। देखो अनुच्छेद 331 के अंदर, 300 कौन सा 33 के अंदर, सोच लो, अनुच्छेद 334 उपरोक्त चारों अनुच्छेद में इसके तहत आरक्षण का प्रावधान केवल 10 वर्षों के लिए। ये मैंने कहा था आरक्षण बढ़ता चला जाएगा 10 सालों के लिए, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 60 तक बढ़ा था, 60 से लेकर तक बढ़ा 70 तक। ये प्रक्रिया चलती रहती लगातार। मैंने क्या कहा था तुम्हें पीछे, पहले भी समझा चुका मैं। 2001 से लेकर कब तक? 10 तक होगा था। 109वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था, इसे छोड़ दो, मैंने यूं नहीं आने का पेपर। ये बात मैंने थोड़ी पहले भी समझाई थी तुम्हें। 2010 तक होगा था नहीं, 109 बढ़ा दिया गया था। 25 जनवरी 2030 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। अब 2030 तक आरक्षण का प्रावधान 20 से लेकर 30 तक बढ़ाएगा, 10 सालों के लिए। अब 2030 तक यह व्यवस्था रहेगी, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के अंदर आरक्षण रहेगा। लेकिन एक चीज और कर दी इन्होंने, और ये कौन से संविधान संशोधन का अधिनियम कहलागा? 126वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पास हुआ, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है। समझ गए? 104। अब तक संविधान के अंदर कितने संशोधन हो चुके? 104 टोटल कितने हो चुके आज तक कितने हो चुके? 106। अभी 2 और पढ़ने हैं हम, सोच लो तुम, समझ गए? कुछ ऐसे नहीं जो पास भी नहीं होते, तो अभी हमें 2 और पढ़ने हैं,
ठीक, अब तक 106 हो चुके। चलो आगे चलते हैं। यह सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक है, जब कोई भी नया प्रावधान होगा तो हमारे द्वारा ऐड कर दिया जाएगा। ये मैंने लिखवाया था ना 22 जब मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन। बड़े बड़े केस आदमी सारी बातें लिखते थे, क्या कर लिख रहे। हाँ तो एक पेज ना खाली छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा डायनेमिक, क्योंकि बदलता रहेगा ना पूरा का पूरा, तो इसके लिए एक पेज जब कॉपी में करोगे तो एक पेज छोड़ देना चाहिए इसके लिए। यार पेज कहाँ गया वो? 26 126। अब तुम्हारा होमवर्क दे देता हूँ, कुछ तुम पढ़ के लेकर आना, ठीक है? जो तुम पढ़ के लेकर आना होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हारा, ये तुम्हारा काम है जरूर, जो पढ़ना है यहाँ के बच्चे। नंबर फर्स्ट कितने पढ़ा है? 26 पढ़ा है ना। 127वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ाना। संविधान संशोधन कल को चेक करूंगा क्या था इसमें, यूट्यूब पर डालकर जाकर पढ़ना। विधेयक विधेयक 128 पढ़ाना। 104। अब तक कितने संविधान में संशोधन हो चुके? 106। मैंने कितने पढ़ाए? 104। तो कितने रह गए? केवल 2। ठीक, लास्ट वाला पढ़ाना तुम्हें। कौन कौन से रखे जा चुके? 127 से पढ़ाना, 128वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ाना तुम्हें। क्या है इनके अंदर? तीसरे नंबर पर तुम्हें पढ़ाना 129, यहीं तक रखे गए अब तक। ये 3 पढ़ाने तुम्हें, ये तुम्हारा होमवर्क कल की क्लास का। वहीं बैठ, अभी बात समझ आई तुम्हें? चेक करूंगा मैं, पूछूंगा इनके बारे में, फिर मैं जिक्र भी करूंगा इनका अगली क्लास के अंदर। मैं जाता हूं, तुम थोड़ी सी मेहनत करके गूगल से सर्च करो, ये यूट्यूब पर उठाकर डाल दो 127वां संविधान संशोधन विधेयक। किसने पढ़ा होगा? 128 संविधान, चैट जीपीटी पे आएगा। हाँ, 129वां संविधान संशोधन विधेयक, मतलब भी समझ आना चाहिए इसका क्या होना मतलब। यहाँ क्या लिखा हुआ? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये पढ़ेंगे हम कल। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मेंस का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, ठीक। और देखो क्या पढ़ेंगे हम? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूरा पढ़ेंगे। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर। यहाँ देखो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा, आधारभूत संरचना यहाँ पढ़ेंगे। मेंस का टॉपिक है पूरा का पूरा। इंग्लैंड का संविधान पढ़ेंगे हम हल्का हल्का, ये क्वेश्चन रखा जाएगा पूरा। मेंस का क्वेश्चन है, देखो मेंस का क्वेश्चन क्या। भारतीय संविधान में व्याप्त शक्ति पृथक्करण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान में के सापेक्ष शक्ति पृथक्करण की अवधारणा के माध्यम का बार प्रशस्त करती टिप्पणी करे। ये पेपर में मेंस में यूपीएससी के में पीसीएस में पूछेगा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पता होना चाहिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पूरा पढ़ाऊंगा मैं तमीज से, जैसे मैं बताऊंगा उसके बारे में लिख भी दोगे। 1.5 पेज पूरा का पूरा तैयार कर दूंगा इसके ऊपर। और भी इसके बाद बताना चाह रहा हूँ तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, और भी देख लो क्या है। यहाँ जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण, कुछ लिखा हुआ ना, थोड़ा जूम कर देता हूँ। लिखा देखो ऊपर लिखा हुआ है मेंस टॉपिक है। मेंस 2023 में सेम क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ तक मेंस 2023 में तक सेम क्वेश्चन आ चुका मेंस में यूपीएससी के। अब सोच लो तुम कितना इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव, ये क्या लिखा हुआ? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन सम इंपॉर्टेंट ग्लोबल एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैश्विक स्तर के जो संविधान है उनके भारत के साथ तुलना करके पढ़ना, ये टॉपिक है। समझना की बात है। ये किसका टॉपिक है? मेंस का। हाँ, तो ये मैं सारा पढ़ाता हूँ। ब्रिटिश संवैधानिक योजना ये पढ़ाऊंगा मैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ये पढ़ाऊंगा। यहाँ तक सुन लो अच्छे तरीके से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये पूरी ब्रिटिश संवैधानिक योजना देख लो, सारा मेंस का टॉपिक है, ये सब पढ़ेंगे। अब इसके बाद इस पर जाके तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है बच्चों का फेवरेट टॉपिक। हाँ, ऐसी पढ़ी नहीं होंगी आज तक, किसी ने पढ़ा ही नहीं, इतना डेप्थ में कोई जाता ही नहीं। प्रिम्बल पढ़ा हुआ, उद्देश्य का तमीज से समझेंगे ये चीज, ठीक। इसमें आगा मजा, सही बात है। यहाँ तो फिर तह बैठनी स्टार्ट होगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, तो ये उद्देश्य का फिर स्टार्ट होगी। लेकिन इससे पहले मेंस के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में चर्चा होगी? मेंस के बारे में। यस और नो? ठीक, ओके, थैंक यू। रुक जाओ, अच्छा एक बात तो सुन लो, कल संडे ना, सुनो 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 सुनो, कल तो संडे होगा, तो संडे को तो रहेगी छुट्टी। संडे को अवकाश रहेगा, संडे को हर दिन अवकाश, बाकी हर दिन क्लास पर चलेगी। यस और नो? यू एनी प्रॉब्लम? ओके।